सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश देता है, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं, ये न्यायिक प्रक्रिया है। पर देश में अभी इस समय विचार विमर्श किस बात पे होना चाहिए? क्या विमर्श ज्ञान व्यापी पे होना चाहिए या बढ़ती बेरोजगारी पे होना चाहिए? क्या विमर्श लाउड स्पीकर पे होना चाहिए या बढ़ती महंगाई पे होना चाहिए? आज फिर सीएनजी के दाम बढ़े आज ही। क्या विमर्श देश में हिजाब हलाल पे होना चाहिए कि विमर्श महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पे होना चाहिए? तो देश को ये तय करना है। और मुझे लगता है भारत जैसे महान देश में विमर्श देश की प्रगति, देश के विकास, देश में 5G टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कैसे उपयोग करके नए रोजगार बढ़ाए जाए, इसके ऊपर विमर्श होना चाहिए। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको कोई हर हिंदुस्तानी की तरह हम भी उसका सम्मान करते हैं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। पर देश में सरकार को विमर्श किस चीज़ पे कराना है, ये सरकार को और देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। राजस्थान में आने वाले महीनों को जो सरकारी योजना के लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी है, उन तक पहुंचना चाहिए। बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी है। तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए। मोदी जी को मैं कहता हूं कि उन युवाओं के पास पहुंचिए जिनको आपने रोजगार नहीं दिया और बेरोजगारी को सर्वोच्च स्थान पे 45 साल के हाईएस्ट लेवल पे रख दिया। आप उन लोगों के पास भी जरूर पहुंचिए जो 120 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति के पास भी जरूर पहुंचिए जो 1000 रुपये 1100 रुपये का गैस सिलेंडर खरीद रहा है। बिल्कुल पहुंचिए, मैं कहता हूं पहुंचना चाहिए। आप महंगाई से आपने मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है, उनके पास पहुंचिए। हम तो कह रहे हैं कि पहुंचने के लिए कम से कम उनको कुछ लाभ तो दीजिए जब लाभार्थी बनेंगे। बाकी लाभार्थी कैसे बनेंगे? लगातार कांग्रेस पार्टी और सरकार को घेरती रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने पेंगोंग झील पर जो पुल बनाया है वो 1960 से अवैध कब्जे में चीन के पास जो है उस क्षेत्र पर बनाया गया है। अब आप ये बताइए, वो पुल क्या 1960 में बना कि अभी बना? ये तो अभी बना ना। 1 साल पहले तो वहाँ पुल नहीं था। अरुणाचल में जो गांव बसा वो अभी बसा या 1960 में बसा? क्यों बार बार पुरानी चीज़ों पे जाके अपने कमजोरियों और नाकामियों को छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, आज चीन की हिमाकत हुई है, उसके जिम्मेदार आप हैं। और क्यों है मैं बताता हूँ। जब आप बोलते हो ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ था, तो चीन की हिमाकत बढ़ती है क्योंकि उसने हमारे LAC के हमारी तरफ आके हमारे सैनिकों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। भारत माँ के 29 सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर भारत माँ की 1 इंच जमीन को चीनियों के हवाले नहीं किया। उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी, उनके परिवारों की तरफ देखिए, वो क्या सोचते होंगे जब आपने बोला ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ था? तो वो क्या हमारे सैनिक उनकी तरफ जाके लड़ने गए थे क्या? जी प्रधानमंत्री जी, चीन की हिमाकत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 2 साल से चीन बारंबार भारत की भूमि पे अतिक्रमण किए जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी चीन का च नहीं बोलते हैं। कभी बोलते हैं विस्तारवादी, कभी बोलते हैं विस्तारवादी ताकतें। अरे ये पर्यायवाची शब्द खेलना बंद कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन का सबके सामने कहिए कि चीन की हिमाकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और ये क्लीन चिट देना बंद कीजिए। अगर आप ये 2 काम कर लेते तो आज चीन की इतनी हिमाकत नहीं होती कि हमारी तरफ आके, हमारी भूमि पर आके कभी गांव बसा लेता है, कभी पुल बना देता है, कभी हेलीपैड बना देता है। ये हिमाकत सिर्फ आपकी क्लीन चिटें और आपकी जो पर्यायवाची शब्दों का खेल है उसके कारण हो रही है। लेकिन सर, आप चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है जो भारत चीन फेस ऑफ है, इस पर भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया है, जो करिश्माई काम किया है, वो अगर सच्चाई के साथ बता दिया जाए तो पूरे भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बताइए ना। हम तो कहते बताइए, हम तो सीना चौड़ा करना चाहते हैं। भारत माँ के सपूतों के लिए कौन सीना चौड़ा नहीं करना चाहेगा? पर राजनाथ जी, आप प्रधानमंत्री जी से ये पूछिएगा कि उन्होंने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? जब हमारे सैनिकों ने हमारा सीना चौड़ा किया राजनाथ जी, तो प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों बोला? उन परिवारों का सीना क्यों आपने कम किया? उनका सर शर्म से क्यों झुकाया जब उनके लोगों को आपने कहा कि कोई घुसा हुआ ही नहीं था? तो हमारे सैनिक कहाँ शहीद हुए और क्यों शहीद हुए, बताइए राजनाथ जी। भारत माँ के सपूत क्यों शहीद हुए और कहाँ शहीद हुए? उसका क्या कारण है? कौन जिम्मेवार है? उसका नाम भी बताइए। और प्रधानमंत्री जी और आप अलग अलग बातें कर रहे हैं।
दोनों एक बार कम से कम मिल तो लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि भारत माँ के जो सैनिक हैं उनकी पूरी बात बता दी जाए तो सीना चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं करना, हर भारतवासी चाहता है करना, पर ये क्लीन चिटें देना बंद करवाइए। विदेशी धरती पर हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि भाजपा वहां आवाज दबा रही है। सिर्फ इस लाइन को अगर देखा जाए तो राहुल जी किस परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? जब पिगासस नामक हथियार का प्रयोग जजों के मोबाइल में होता है, चुनाव आयुक्त के मोबाइल में होता है, देश के वरिष्ठ पत्रकारों के मोबाइल पे होता है, देश के वरिष्ठ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के मोबाइल पे होता है, देश के वैज्ञानिकों के मोबाइल पे होता है, देश के जो सिविल सोसाइटी है उनके मोबाइल्स पर होता है, देश के प्रतिष्ठित एनजीओज के मोबाइल पे होता है, तो आप आवाज़ कम कर रहे हो या नहीं? राहुल जी ये बताना चाह रहे हैं कि पिगासस का हथियार का प्रयोग करके लोकतंत्र और संविधान को कमज़ोर करने का काम भारत की मौजूदा केंद्र सरकार कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जज बाहर आके बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में माना जाएगा, क्योंकि 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब रात को 12 बजे सीबीआई का तख्ता पलट हो जाता है तो आप संस्थाओं को डेंट मारे जा रहे हो। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को पता नहीं और नोट बंद हो जाते हैं, तो आप संस्थाओं को, जो भारत की संस्थाएं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिनकी रेपुटेशन और प्रेस्टीज बनाई थी, आप उनको कम कर रहे हो। यही राहुल जी वहाँ बात कर रहे हैं। नेशनल आउटरीच को लेके तेलंगाना से मिलेंगे, और कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन यूनिटी पर बल देती है। इस दोनों चीज़ को आपस में कैसे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि वो अलग अलग पार्टी के नेता से मिलेंगे आज? देखिए, जो केजरीवाल जी है वो बीजेपी की ही सब्सिडरी फर्म है। अगर कोई आप उनसे मिल रहे हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक वाहक से मिल रहे हो। उनकी क्या आइडियोलॉजी है मुझे आप बताइए। मैं देश के लोगों से पूछता हूँ, केजरीवाल की क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या, उनका क्या ड्रीम है, वो कैसे भारत की परिकल्पना सोचते हैं? उनकी कोई परिकल्पना नहीं है। आज उन्होंने दिल्ली का जो नाश किया है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, कौन सा फ्लाईओवर केजरीवाल जी पिछले 8 साल में आप यहाँ पे दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए, आपके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हुए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ आपने यहाँ पे बनाई, कितने लोगों को रोजगार दिया दिल्ली के लोगों को, महंगाई से आपने किस तरह दिल्ली के लोगों को राहत दी? इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो केजरीवाल जी और जो टीआरएस के लोग मिल रहे हैं उनका मिलना है, क्योंकि केजरीवाल इज ए बी टीम ऑफ बीजेपी। एक सर आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने चिंतन, लेकिन हार्दिक पटेल आपको छोड़ जाते हैं। जिग्नेश मेवानी हार्दिक पटेल को कहते हैं, अगर कांग्रेस छोड़ना ही था तो आप सम्मानपूर्वक छोड़कर जा सकते थे। जिस लहजे के साथ आपने कांग्रेस छोड़ा वो सही राजनीतिक परिपाटी नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ पूरी जिम्मेवारी से आज बोलता हूँ, लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते। अगर आपकी राजनीति सिर्फ सत्ता पे काबिज होने की है, लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तो आप इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। लड़ाई, जैसा राहुल जी कह रहे हैं, जो कायर है वो भागेगा, जो निडर है, जो ब्रेव है, जो साहसी है, वो ये लड़ाई लड़ेगा। और जो ये भारत में घृणा का वातावरण, भेदभाव का वातावरण, हेटेड का वातावरण जो सरकार ने बनाया है, उसका हम नाश करेंगे। वापस भारत को जोड़ने का काम जो हमने संकल्प लिया नव संकल्प चिंतन शिविर में, वो हम आगे ले आए।